Welcome USA Pharmacy College. Today we will discuss about the topic activation of vitamin D. विटामिन डी इज नॉट एक्टिव एज सच। कहता है कि विटामिन डी जो है वो एज सच एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिव करना पड़ता है। सबसे पहले कैसे होता है? लिवर सेल्स के अंदर कोल कैल्सीफिरोल जो है इसको लिवर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं लिवर सेल के अंदर, आपने पढ़ा ना फिजियोलॉजी का फर्स्ट जो टॉपिक है सेल्स, उसमें आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पे होते हैं? लिवर में। तो कोल कैल्सीफिरोल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल्स के अंदर एक्टिवेट होता है, यानी उसकी 25 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल बनता है, यानी कैल्सी डाइओल। अब एक ओल था ना कोल कैल्सीफिरोल, जो ऊपर पहला है फर्स्ट है, उसमें आखिर पे ओ एल है, यानी ये पहचान है कि अल्कोहल प्रेजेंट है, एक अल्कोहल। अब इस 25 पोजीशन पे एक और अल्कोहल यानी ओ एच ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? कैल्सी डाइओल, डाई दो, ठीक है। फिर किडनी में इसकी क्या होती है? फर्स्ट पोजीशन पे एक और, ठीक है, एक और अल्कोहल ऐड हो गया ओ एच पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे एक और अल्कोहल ग्रुप ओ एच हाइड्रोक्सी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? 125, यानी वन पोजीशन पे भी और 25 पोजीशन पे भी डाई हाइड्रोक्सी। पहले एक हाइड्रोक्सी लगा ना, अब डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल बन गया। अब ये क्या बना? टोटल 3 हो गए, यानी कैल्सी ट्राइओल। फैक्टर्स रेगुलेटिंग एक्टिव विटामिन D3 फॉर्मेशन। कहता है कि जो फैक्टर रेगुलेट करते हैं विटामिन को, एक्टिव विटामिन D3 फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स है रेगुलेट कर रहे होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन है, हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटीमिया है, हाइपोमीन कम, हाइपोमीन लो, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये स्टिमुलेट करते हैं जो विटामिन डी की एक्टिवेशन को इस किडनी के अंदर दूसरे में, ठीक है। तो जो सुप्रेस करते हैं इसको, हाई इनटेक ऑफ विटामिन डी ज्यादा इनटेक किया जाए तो वो भी मतलब फूड में ज्यादा विटामिन इनटेक किया जाए, खाया जाए, तो क्या करता है वो? विटामिन डी की एक्टिवेशन को सुप्रेस कर देता है, स्टॉप कर देता है, ये सुप्रेस कर देता है, कम कर देता है। तो अगर दूसरा पॉइंट है कि कैल्सिट्राइयोल, ये कैल्सिट्राइयोल बन जाए यानी एक्टिव हो जाए, तो वो भी यानी वही बात है कि उसकी, मैंने आपको एक दिन बताया था, आपने पढ़ा है कि दो किस्म के फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव वो होता है कि जिसके अंदर किसी कोई भी रिएक्शन है, उसकी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो उसको ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग मटेरियल को रोक रही हैं। तो वही बात आ गई, हाई इनटेक ऑफ विटामिन डी के साथ कैल्सिट्राइयोल जब बन रहा है, एक्टिवेशन हो रही है, तो एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली रोक रही है उसको। इंक्रीजेस प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहता है कि फॉस्फेट और कैल्शियम जो है वो भी इसको क्या कर रहे हैं? सुप्रेस कर रहे हैं इसकी एक्टिवेशन को, किसकी? विटामिन डी की। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। सबसे पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट, जीआईटी में, गट में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? विटामिन डी प्रमोट करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम दी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। भाई कैसे? इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बॉन्डिंग प्रोटीन। कहता है कि कैल्शियम जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उसको फॉर्मेशन करता है। इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम या हाइड्रोजन एटीपीएज पंप, कैल्शियम और पोटेशियम पंप होते हैं, एटीपीएज पंप इन इंटेस्टाइनल सेल। इंटेस्टाइनल सेल के अंदर कैल्शियम के और हाइड्रोजन के एटीपीएज पंप्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक बाइंडर्स होते हैं, जिस तरह ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, तो ये भी क्या करते हैं? उसके एब्जॉर्प्शन को गट के अंदर इंक्रीज करते हैं। तो ये इनकी फॉर्मेशन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की और कैल्शियम और हाइड्रोजन एटीपीएस पंप जो है, इनकी फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो ऑटोमेटिकली विटामिन 3 ये एब्जॉर्प्शन इसकी इंक्रीज होती है। अच्छा, फास्फेट एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करता है? इंटेस्टाइन के अंदर फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को भी, जिस तरह ऊपर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन थी, इस तरह इसकी फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर रहा है।
सीरम कैल्शियम लेवल, विटामिन डी सीरम कैल्शियम लेवल के ऊपर यानी ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल जो है उसका लेवल उसके ऊपर क्या इफेक्ट है इसका। तो विटामिन डी मेंटेन करता है सीरम कैल्शियम लेवल, कैसे? बाय इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जो ऊपर हमने पढ़ा अभी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल के थ्रू। इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ओल्ड बोन, पुरानी जो बोन्स हड्डियां हैं उनसे कैल्शियम को मोबिलाइज करवाता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड सीरम में ऑटोमेटिकली ब्लड प्लाज्मा जो कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। बाय इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द रेनल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन के अंदर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वहां से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है विटामिन डी थ्री। ये फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। और साथ हम चौथा फंक्शन है कि ग्रोथ ऑफ बोन्स, हड्डियों की बोन को प्रमोट करता है, प्रमोट एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। नॉर्मल लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फेवर बोन मिनरलाइजेशन, कहता है कि जो नॉर्मल लेवल है कैल्शियम का और फॉस्फेट का फेवर करता है बोन मिनरलाइजेशन। कहता है कि अगर नॉर्मल देखो ना, हर चीज का एक खास रेंज होती है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम अभी टॉपिक पीछे चैप्टर पढ़ा है कि एंजाइम अपने खास रेंज टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं। अगर उनका टेम्परेचर या पीएच कम या ज्यादा हो तो दोनों पे वो काम नहीं करते, यानी कम टेम्परेचर पे पीएच पे काम नहीं करते और ज्यादा पे भी नहीं करते। इसलिए कहता है कि ये डिपोजिशन जो है, मिनरलाइजेशन, ये फेवर कब होती है कि जब नॉर्मल प्लाज्मा लेवल हो, ना कम हो ना ज्यादा हो। इट एंश्योर्स दैट कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द बोन्स। पैराथायराइड के ऊपर क्या एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट है इसका? एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेटेड विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी हाइपर कैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड। और ये अगर हाइपो हो, कम हो कैल्सीमिया, तो ये क्या करता है, पैराथायराइड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। टीथ के ऊपर, हड्डियों के ऊपर क्या इफेक्ट है? विटामिन डी हेल्प इन नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन, नॉर्मल जो टीथ फॉर्मेशन उसमें काम करता है। इट इफ विटामिन डी इज लैकिंग मेल फॉर्मेशन ऑफ टीथ अकर, ये मेल फॉर्मेशन यानी दांत टेढ़े होना। कैविटी फॉर्मेशन सच एज, जो कैविटी यानी दांतों के अंदर कैविटीज बन जाना। हाइपोप्लास्टिक टीथ, यानी टीथ चाहे वो हाइपोप्लास्टिक यानी उसके अंदर कैल्शियम वगैरह कम इम्प्रेगनेट होना और उसकी लेयर्स जो है वो इंटरनल जो लेयर है वो कम सही डेवलप ना होना। डिफेक्टिव एनिमल इनेमल, जो ऊपर इनेमल होता है, डेंटाइन फॉर्मेशन, एक दांत होता है और एक अंदर इनेमल होता है सब्सटेंस, उसका इफेक्ट डिफेक्टेड बनना यानी सही प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो सकना।